आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक वो 49 दिन थे, अब एक ये 49 दिन है और हम देखेंगे अरविंद केजरीवाल का रिपोर्ट कार्ड। जी हां, हमारे सर्वे के नजरिए से क्या सोचते हैं दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के बारे में। आपको सबसे पहले ये बता दें कि ये इंडिया टुडे सिसेरो ग्रुप का सर्वे है। कैसे हमने किया है पूरी मेथोडोलॉजी आपको बताएंगे, लेकिन दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ आलोक मेहता जी, रामकृपाल सिंह साहब हमारे साथ है। हमारे साथ कई राजनीतिज्ञ भी इस पे जुड़ेंगे, नेता जुड़ेंगे अलग अलग पार्टियों के। सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी की तरफ से हमारे साथ, पीएल पुनिया साहब कांग्रेस, और सौरभ भारद्वाज जो पिछली सरकार में उन 49 दिनों में मंत्री थे, वो इस बार के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जरा आपको दिखा देते हैं हमने ये सर्वे कैसे किया है, ताकि आप भी समझ जाएं कि ऐसे सर्वे के जरिए किस हद तक हम पहुंच सकते हैं उस नब्ज तक जिसको टटोलने का दावा हम करते हैं। जी हां, केजरीवाल पर ये आज तक इंडिया टुडे और सिसेरो ग्रुप का ये सर्वे है, जिसे हम कह रहे हैं देश का मिजाज। सर्वे का वक्त 1 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच का है। राज्य हमने 19 इसमें टारगेट किए हैं। विधानसभा क्षेत्र 260 है। 519 पोलिंग स्टेशन हमने इसमें लिया है और सैंपल जो हमने लिया है वो है 12,161। तो ये है केजरीवाल पर देश का मिजाज। ऐसे हमने मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करके पूरी जांच की है, सर्वे किया है। लेकिन अब जो बड़े बिंदु हैं इस सर्वे के नजरिए से, आइए उसका खुलासा कर ही देते हैं, क्योंकि यहीं से तो पूरे चर्चे की शुरुआत होगी। अरविंद केजरीवाल की छवि राजनीतिक पर्यटक, यानी घूमते फिरते रहते हैं, आते हैं जाते हैं, 40% का मानना है। मौका परस्त, क्या मौके के हिसाब से रंग बदलते हैं, मौके के हिसाब से बदलती है इनकी नीयत, ये मानना है 34% का कि वो मौका परस्त है। और अराजक, क्योंकि खुद अगर आपको याद हो, रेल भवन के ठीक सामने संसद की पिछली दीवार से लगे हुए अरविंद केजरीवाल ने यह आह्वान किया था कि हाँ मैं अराजक हूं, मैं सरकार में रहते हुए मोर्चा करूंगा, विरोध करूंगा, अनशन पर बैठूंगा। तो ये बड़ी बड़ी जो मोटी बातें इनके बारे में कही जाती हैं, उस पे आपने देख लिया सर्वे के नजरिए से क्या कहा जाता है। अब जरा चले जाते हैं अगले सर्वे पर, जिसमें हमने कहा कि उनकी प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। इस पे 43% भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 43% मानते हैं कि वो कारगर। इधर बिजली पानी सस्ता करने में 27% प्राथमिकता का सवाल है, ये उनके लिए क्या प्राथमिकता है, इस पर हमने जब लोगों की राय ली है। जन लोकपाल बिल लाना 12% मानते हैं। बुनियादी सुविधाएं जो है, जिसमें टॉयलेट से लेकर तमाम चीजें हैं, उनमें आप देख लीजिए 10%। और इसी ओपिनियन पोल में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ओपिनियन पोल का जो मानना है अगले विषय पर, ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये ज्यादातर लोगों की रुचि का मामला होता है। दिल्ली की हार मोदी के लिए खतरे की घंटी है, हाँ कहने वाले हैं 54% लोग, जबकि 31% कहते हैं नहीं। ये 54% ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का जबरदस्त जनादेश के साथ दिल्ली में स्थापित होना नरेंद्र मोदी की सत्ता को कहीं ना कहीं बड़ी चुनौती है और उनके लिए ये आंखें खोलने का वक्त है। अब चलते हैं जरा अगले सर्वे पर और पहुंचते हैं जो हमने ओपिनियन पोल में अगला सवाल पूछा था। दिल्ली में बीजेपी की हार की वजह क्या है? 41% किरण बेदी पर उंगली रख देते हैं। इधर अंदरूनी कलह को कहने वाले हैं 21%। हालांकि इन दोनों में कोरिलेशन भी है। ये कलह जबरदस्त देखी गई थी किरण बेदी की ही वजह से। मोदी सरकार से असंतुष्टि 13%। इसमें जरा सा कम है आंकड़ा, लेकिन फिर भी 13% है जो मानते हैं कि दिल्ली में हार मिली तो मोदी सरकार से असंतुष्टि भी वजह है। बीजेपी का प्रचार 11%, ये कहना है 11% लोगों का, यानी प्रचार में शायद उन्हें कमी दिखी, उन्हें लगा कि जिस तरह का ये सब कुछ प्रचार होना था उसमें कहीं पर कमी पार्टी की वजह से रह गई है। और जो खास तौर पर उन्होंने आम आदमी पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी प्रचार के जरिए, क्या वो लोगों ने जिम्मेदार माना है? ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के खिलाफ माना गया कि बड़े ही नकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं और ये कहीं ना कहीं आपको आने वाले वक्त में परेशान करेगा। सबसे पहले रुक करते हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पीएल पुनिया साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और अगर सौरभ भारद्वाज जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़े हैं, पुनिया साहब जुड़े हैं। सबसे पहले मैं चाहती हूं कि रामकृपाल सिंह जी मैं आपके पास आ जाऊं और ये सवाल करूं कि ये जो बड़ी बड़ी मोटी मोटी बातें दिखाई दे रही हैं इस ओपिनियन पोल के जरिए, अरविंद केजरीवाल और कैसे वो वाकई क्या चुनौती है मोदी साहब के लिए, और क्या आज भी देश की जनता उन्हें मानती है अराजक से लेकर राजनीतिक पर्यटक, क्या कहेंगे? देखिए, मैं ये अगर जो आपके आंकड़े हैं उनको मैं देखूं उसके आधार पर, और वैसे भी तो मुझे लगता है कि जो पिछली बार का 49 दिन था जी, उसमें
इन्होंने कमाया था और इस बार का 49 दिन इन्होंने गंवाया है। उसका एक, अगर मैं एक सेंटेंस में कहूँ, साधारण बहुमत लोकतांत्रिक बने रहने के लिए बाध्य करता है, असाधारण बहुमत तानाशाही को जन्म देता है और उससे बचना मुश्किल होता है। तो अगर मैं ये कहूँ तो वो 49 दिन में इन्होंने कमाया था, एक बेचारगी की छवि थी। लेकिन इस 49 दिनों में चूंकि सर्वे आपका आया है, मैं मानता हूँ अभी मोह भंग नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप देखें तो प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एक राष्ट्रीय विकल्प की जगह पे अब ये रह रहा है कि पर्यटक है, आया चला गया। अगर ये छवि मिल रही है तो कहीं ना कहीं ग्राफ बड़ी तेजी से गिर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आपका दिखा दीजिए, सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सौरभ भारद्वाज और पीएल पुनिया साहब तीनों हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, क्योंकि अगर पूरे देश के परिदृश्य में देखें तो ये तो परेशानी का सबब है। कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए अरविंद केजरीवाल का आना बड़ी चुनौती है। 53% के आसपास लोग ये मान रहे हैं। मैंने अभी ज्वाइन किया तो मुझे जानकारी नहीं है, अगर आप मुझे बता दें कि क्या आया था। ठीक है, मैं स्क्रीन पर फिर से दिखा देते हैं जरा। ये जब हमने लोगों से ये पूछा कि क्या अरविंद केजरीवाल का दिल्ली की सत्ता पर काबिज होना नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है, तो देखिए उस पर ये सारे आप देख लीजिए। सबसे पहले राजनीतिक पर्यटक पूछने पर कि क्या अरविंद केजरीवाल की छवि राजनीतिक पर्यटक की है, 40% कहते थे हाँ। मौका परस मानने वाले 34% हैं उनको, अराजक मानने वाले 14%। इसके बाद जो अगला सवाल हमने पूछा लोगों से उसमें था कि उनकी प्रायोरिटी क्या है। लेकिन ये सवाल देखिए, इस पर मैं आपसे जवाब चाह रही हूं। 54% कह रहे हैं कि हाँ, दिल्ली की हार मोदी के लिए खतरे की घंटी। 54%। सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए अंजना जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका जो सर्वे है इसका टाइमिंग क्या है, किन दिनों के बीच का सर्वे है? ये मार्च में है, ये मार्च में है, मार्च में हमने मिड मार्च में ये सर्वे किया है। तो मेरा विचार ये है कि निश्चित रूप से जब उनकी सरकार बनी थी और एक प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनी थी, तो कुछ लोगों के मन में यह धारणा आई होगी कि यह एक समस्या उत्पन्न हो सकती है और एक राष्ट्रव्यापी विकल्प बनने की भी बातें चर्चा में आनी शुरू हुई थी। मगर जो कुछ पिछले 20-25 दिनों में आम आदमी पार्टी में घटित हुआ है, मेरे विचार से उसके बाद निश्चित रूप से जनता का मोह भंग हुआ होगा। यदि आप अभी का सर्वे कराएंगे तो ऐसी चीज बिल्कुल नहीं नजर आएगी, क्योंकि आज जो कुछ राजनीति में हो रहा है वो तो सहज बुद्धि से कोई व्यक्ति कह सकता है कि यहां तो चुनौती अरविंद केजरीवाल जी मोदी जी के लिए नहीं, अरविंद केजरीवाल जी खुद अपने लिए चुनौती है। मतलब उनको और किसी से जूझने की जरूरत नहीं है। एक कहावत आपने सुनी होगी ना कि मल्लन से मल्ल घनेरे, बाहर ना तो घर में बहुतेरे। यानी कई ऐसे पहलवानों से आपको लड़ने का शौक हो तो बाहर नहीं, आपके घर में ही बहुत हैं जो जूझने के लिए आपसे तैयार है। तो आपकी पार्टी के जो पहलवान है बहुत सारे, और आपकी पार्टी के जो बहुत सारे पहलवान है सुधांशु त्रिवेदी जी। अरे भाई, हमारे यहाँ तो कभी इस प्रकार की आपने घटना देखी है कि पैरेलल राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है, खुलेआम टीवी पे कोई बयान दे रहा है? ऐसा कभी नहीं होता। मतभेद होते हैं, मैं स्वीकार करता हूं। हाँ। कोई ऐसी राजनीतिक दल नहीं होता जो कह सके कि उसमें कोई मतभेद नहीं होता, पर मतभेदों को गरिमा के साथ मर्यादा की सीमा के अंदर रहते हुए सॉल्व कर लेना और फिर मतभेदों के बावजूद पार्टी की लाइन के साथ ही चलना, यह राजनीतिक परिपक्वता होती है भारतीय जनता पार्टी। मैं लौटूंगी आपके पास। समय पे 63 साल में जिसे आप कह रहे हैं विद्रोह, वो मतभेद का भी एक स्वरूप हो सकता है, लेकिन गिरिराज सिंह हो या आदित्यनाथ जी हो या फिर साक्षी महाराज हो, ये जब बयान देते हैं उसके इर्द गिर्द अगर ओपिनियन पोल किया जाए तो शायद आपकी बात और डगमगा जाए बीजेपी के लिए स्थिति। लेकिन मैं लौटूंगी इस पर बाद में। मैं एक बार चलना चाहती हूँ सौरभ भारद्वाज के पास। सौरभ भारद्वाज जी, आपको भी लगता है कि ये जो पिछले दिनों हुआ है, क्योंकि आप भी अफसोस जताते रहे कि हाँ ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हम लोग समेट लेंगे, हम लोग ढक्कन लगा लेंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि देश के सामने मुद्दों पर विद्रोह है। ये मुद्दों पर लोग कह रहे हैं, और एक के बाद एक स्टिंग, जिसमें कभी अरविंद केजरीवाल किसी को गालियां देते हुए नजर आते हैं, कभी वो कहते हैं कि हाँ तुम बात करो कांग्रेस के साथ सरकार बनाने की। छवि खराब हुई है जी। मैं दोनों तीनों चीज़ों के ऊपर आपको बता देता हूँ। ये बात है कि इस तरीके का उठापटक अगर किसी भी पार्टी के खुल के सामने आती है और मीडिया के अंदर रोज़ नज़ारे बनते हैं तो उससे नुकसान होता है, परसेप्शन के अंदर नुकसान होता है, और वो हुआ है हमारा। अब हमारे पास चैलेंज ये रहेगा कि सरकार के कामों से
और जो लोग पार्टी के अंदर हैं उनकी विचारधारा से या पार्टी की मोटा मोटा विचारधारा से हम उस चीज़ को किस तरह डैमेज कंट्रोल करें और उसको बेहतर ले जाएं। और जहाँ तक हमारी सरकार का सवाल है, उसके अंदर दो कारण रहे कि ये जो आपका जो ओपिनियन सर्वे इस तरह से आया, उसके दो बड़े बड़े कारण हैं। एक तो एक है, मैं मानता हूँ कि कोई भी सरकार कोई भी पार्टी सरकार बनाती है तो उसके प्रति लोगों के अंदर आकांक्षाएं होती हैं, इसलिए लोगों ने हमें बहुत बढ़ चढ़ के आंका है। एक कारण और भी है कि जो केंद्र में जो सरकार थी उसके प्रति जो लोगों को होप थी, वो आप देखिए, अगर आप एडवर्टाइजमेंट्स देखिए, प्रचार देखिए, तो उसके अंदर एक किसान दूसरे किसान से कह रहा है कि देखो भैया अच्छे दिन आने वाले हैं। एक ऑटो ड्राइवर एक मजदूर साथी से कह रहा है भैया अच्छे दिन आने वाले हैं। तो उसके अंदर जिस सेगमेंट को आपने टारगेट किया था वो गरीब, किसान, मजदूर थे और उन लोगों की आशाएं थी। मगर जो 10-11 महीने के अंदर जो काम हुआ, लोगों को कहीं कहीं परसेप्शन ऐसा हुआ कि शायद ये जो सरकार है केंद्र की हमारे लिए काम नहीं कर रही है। और ये दो कारण एक साथ मिलके ऐसा हो रहा है कि थोड़ी सी केंद्र सरकार की छवि खराब है। मगर अभी इनके पास समय है, ऐसा नहीं है कि समय नहीं है, इनके पास अभी काफ़ी समय है, ये सुधार सकते हैं। सौरभ जी, मुझे लग रहा है हमारे दर्शक भी, मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई आपके जवाब से। दरअसल मैंने सवाल आपसे बहुत सीधा किया था। छवि खराब होती है, लेकिन लोगों में जिस शख्स की लोकप्रियता थी, जो शख्स रामलीला मैदान पर खड़े होकर गा रहा था कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा, अगर वो अब शब्दों का इस्तेमाल करता हुआ सुनाई देता है, उस नेता के बल पर आप 67 सीटों के साथ आए हैं, कितना बड़ा आघात है ये आपकी पार्टी पर? ईमानदारी से जवाब, छोटा सा जवाब। मैं आपको बहुत ईमानदारी से जवाब देता हूं। अगर आप उस ऑडियो को भी देखें जिसमें अरविंद अपशब्द इस्तेमाल कर रहे थे, मैं मानूंगा और मुझे लगता है अरविंद भी ये बात मानेंगे कि वो अपशब्द नहीं इस्तेमाल करने चाहिए थे, क्योंकि कोई भी नेता सामान्य तौर पे अगर सार्वजनिक मंचों पे बात करता है, मीडिया से बात करता है, जुबान शुद्ध करके बात करता है, अच्छे विचार सामने रखता है, इस तरीके की बातें सुनते हैं तो लोगों को धक्का लगता है। मगर कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की भी दर्द दिखा होगा कि ये आदमी इतना बड़ा नेता हो कि एक तो अपने एक सामान्य कार्यकर्ता से फ़ोन पे बात कर रहा है, उपलब्ध है और दिल से बता रहा है कि भाई हमने इन लोगों के साथ बड़ी कोशिश करी, बड़ी मेहनत करी, सब बातें मान ली, बट इन लोगों के मन में बड़ा विचार नहीं है कि एक साथ रह के काम किया जाए। जी ठीक है, आपने ईमानदारी से इसका जवाब दिया। मैं कहूँगा आपने ईमानदारी से इसका जवाब दिया है। जल्दी से मैं पीयर पुनिया साहब के पास एक छोटे से रिस्पांस के लिए आ जाती हूँ। जल्दी से पुनिया साहब, ये जो पूरा घटनाक्रम है, क्योंकि आप तो इसमें कहीं पर प्लेयर के रूप में दिख नहीं रहे, लेकिन फिर भी सवाल यही है कि क्या नरेंद्र मोदी को अगर कोई चुनौती देंगे तो अरविंद केजरीवाल ही हैं, क्योंकि कह रहे हैं आज अमित शाह कि मुद्दा भी खोजिए और साहब अपने नेता को भी खोजिए। देखिए अंजना जी, मेरा ये मानना है नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और चुनाव भी इसी तरह से। लेकिन ये परसेप्शन क्यों बना कि ये चुनौती है, जब आमतौर से ये कहना कि केंद्र सरकार के खिलाफ रेफरेंडम एक स्टेट के बारे में, ये भी सही नहीं है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाया और दिल्ली में जगह जगह जाके अपनी बैठकें की, तो उससे ये लगा, और जितने भी मिनिस्टर थे उनकी ड्यूटी लगाई, सारे सांसद की ड्यूटी लगाई, जितने प्रदेशों के नेता थे वो सब ड्यूटी में लगे हुए थे, आरएसएस के प्रचारक सब ड्यूटी में लगे हुए थे। ऐसा लगा था कि जैसे इस सरकार के लिए, इस पार्टी के लिए सब कुछ ये दिल्ली का चुनाव है। और उससे ये परसेप्शन बना कि इतना दांव पे लगाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ने इनको पटकनी लगा दी, तो इससे लगा कि हाँ ये चुनौती बन सकते हैं और आगे भी चुनौती। आपकी बात से समझ में आ रहा है पुनिया साहब वो यही कि कांग्रेस इसमें सिर्फ तमाशबीन है, यानी वो इस बात से खुश है कि शह और मात के इस खेल में वो है ही नहीं। अगर कोई राजा भी बन रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल है, कोई हार रहा है तो इसी को आप अपनी सफलता समझ रहे हैं। देखिए, मैं खाली एक ही बात कहूँगा, सौरभ जी ने कहा और ये आपका सर्वे भी दिखा रहा है कि कहीं भी उनकी राष्ट्रीय परिषद की पहली बैठक हुई है और उसमें उन्होंने लोकपाल का नाम नहीं लिया। अपने लोकपाल की बात छोड़ दीजिए पार्टी के, मैं कह रहा हूँ जिस लोकपाल के बल पर 49 डेज के बाद उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया था कि कांग्रेस और बीजेपी मेरा साथ नहीं दे रही है। तो ये जो आप कहते हैं ना मौका परस्त है, ये 34 के बजाय होना चाहिए 94। यदि आज की तारीख में आप सर्वे कराती तो आता कि मौका परस्त है। अन्ना हजारे को धोखा दिया, अरुणा राय को धोखा दिया, जिनसे अपने इन्होंने आरटीआई के बल पर दुकान अपनी चलाई थी शुरू में। मतलब दुकान नहीं चलाई, उनका साथ सहयोग ठीक दे रहे थे, लेकिन उनके कंधे पर चढ़ के आए और उसके बाद भूल गए। उसके बाद बीजेपी का साथ लिया,
बने। कांग्रेस का? नहीं, बीजेपी। अन्ना आंदोलन में कौन साथ दे रहा था, पूछिए बीजेपी वालों से कि वो हलवा पूरी किसने खिलाया, इनको कंधे पर किसने बिठाया। कांग्रेस का साथ बाद में दिया, कांग्रेस ने अपनी मूर्खता में किया। आदरणीय संदीप दीक्षित जी तो इनको एनजीओ मान करके बड़ा सहयोग कर रहे थे। आप बहुत संगीन उसका इल्जाम नतीजा लगा रहे हैं हुआ। और ये ईमानदारी नहीं होगी कि हम इस पर सौरभ का रिस्पांस नहीं लें। अरविंद केजरीवाल को राजनीतिक पर्यटक मानने वाले कई लोग हैं, लेकिन कई लोगों के इस पर मतभेद हो सकते हैं। लोग मानते हैं कि एक राजनेता के रूप में अब वो स्थापित कर चुके हैं और राजनीति ही लगता है उनका अंतिम मकसद हो गया है। तभी तो सौरभ भारद्वाज जी आलोक जी के सवाल का जवाब दीजिए, लोकपाल का जिक्र तक नहीं। दो तीन चीज़ें हैं आलोक जी के बयान के अंदर। एक तो ये जो सर्वे हुआ है ये मार्च के अंदर हुआ है और नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग के अंदर जब कुछ सदस्यों को निकाला गया था वो फरवरी 26 का समय था, तो ये सर्वे उसके बाद का है। तो ये चीज़ कामना करना, आकांक्षा करना कि अब 94% लोग ये कहने लगेंगे वो गलत है। दूसरा जो मौका परस्त वाली बात कही है, मुझे लगता है कि सिर्फ एक चीज़ को लेके आप इतनी गोलियां दाग दें किसी चीज़ पे, वो ठीक नहीं है। मौका परस्त आप तब कह सकते थे अगर आप किसी और राजनीतिक आदमी का मेरे को उदाहरण दे इस देश की राजनीति में जिसने अपनी इनकम टैक्स की नौकरी छोड़ी हो, 13 साल तक कभी आरटीआई के नाम पे, कभी राशन के भ्रष्टाचार के नाम पे। अरे आपको लिस्ट नहीं देते सौरभ जी, भारद्वाज का एग्जांपल देती पूरी हूँ। लिस्ट देंगे। सौरभ भारद्वाज का एग्जांपल दे रहा हूँ। 10 सौरभ नाम दे रहा भारद्वाज इनकम हूँ। टैक्स, अरुणा राय का नाम भूल रहे हैं सौरभ जी। आईटी की अपनी नौकरी आप कभी छोड़ मिले रहे हैं हैं। अरुणा राय से? लोकपाल की बात, ये क्या बात आईएएस कर की रहे हैं नौकरी आप? छोड़ी उन्होंने, इनसे बहुत इनकी माँ के बराबर है। करें जी। ये कोई सवाल है? किसने नौकरी छोड़ी? ये कोई जवाब है? क्या कह रहे हैं आप कह रहे हैं इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर आए इसलिए उनको आप आदर्श मान ले? क्या बात कर रहे हैं? कह रहा हूं कि मौका परस्ती पर जो सवाल है उसका जवाब देने की कोशिश तो कीजिए। बहुत दिलचस्प मोड़ पर यह पूरी बहस है। जब मौका परस्ती का सवाल पूछा जाएगा तो क्या इस बात पर महिमा मंडन सही है कि इनकम टैक्स की नौकरी छोड़कर आए हैं राजनीति में? सवाल सीधा है और वो सवाल यह है कि आपने एक वक्त पर इस देश को जन लोकपाल बिल का वादा किया था, कहा था हम आएंगे तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब आने के बाद आप जन लोकपाल बिल्कुल भूल ही गए। आरटीआई को के नीचे पार्टी को लाते हैं तो फोन कॉल में ये कहते हैं अपने साथी से कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव की जिद की वजह से मैं ये लेकर आया हूं। और तीसरा सवाल, आपने फोन कॉल रिकॉर्डिंग तक पर मना कर दिया अपने एग्जीक्यूटिव में। पारदर्शिता की बात करने वाली पार्टी खुद पर्दा क्यों डालने लगी? बल्कि पूरे देश के नजरिए से, क्योंकि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है से लेकर सबसे लोकप्रिय आइडल अक्रॉस, मतलब राजनेता हो, कोई फिल्म स्टार हो, कौन है देश में, ये सब हमने इसी ओपिनियन पोल के जरिए जाना। आइए जरा आपको बताते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। हमने आपको बताया है 1 और 15 मार्च के बीच में ये पूरा का पूरा सर्वे हमने किया है और जो सवाल हमने अपने इस ओपिनियन पोल के जरिए पूछा है उसमें सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री कौन है देश भर में, इसमें 2 कैटेगरी है, गौर से देख लीजिए। देश भर में जब हमने पूछा तो 17% लोग ही मानते हैं अरविंद केजरीवाल को। अपने राज्य में यानी दिल्ली में पूछा तो 55% लोग यहां पर मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। अखिलेश यादव के बारे में यही जब हमने पूछा तो देश भर में सिर्फ 8% मानते थे, लेकिन अपने राज्य में 34%। तो इस 8 के साथ नंबर 2 पर अखिलेश यादव है। दिलचस्प है ये भी। जब हमने तीसरे नंबर पर देखा तो 6% के साथ देश भर में चंद्रबाबू नायडू और अपने राज्य में 55% लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप में जो लोगों के जहन में है। इसके बाद भी 3 है। ममता बनर्जी 5 देश भर में, अपने राज्य में 31। अब ये वैसे परेशानी है ममता बनर्जी के लिए, अपने राज्य में सिर्फ 31% अगर लोग मान रहे हैं। नवीन पटनायक 5 देश भर में और 69% अपने राज्य में। ये आंकड़ा बहुत उनके लिए संतोषजनक होगा, ये जो 69 का है, वैसे भी रीजनल पार्टी है। देवेंद्र फडणवीस 4% देश भर में, 32% अपने राज्य में। और ये है आंकड़ा सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देश भर में लोग किसे समझते हैं, ये हमने आपको दिखा दिया। अब जरा अगले ओपिनियन पोल के जरिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले 3 और है। आनंदीबेन पटेल, नीतीश कुमार, के सिद्धरामैया। देश भर में आनंदी पटेल को 3 मानते हैं, 3%। अपने राज्य में लेकिन 30%। नीतीश कुमार, यहां जरा परेशानी फिर से दिखाई देती है, 3% देश भर में, लेकिन अपने राज्य में भी सिर्फ 27%। के सिद्धरामैया 3% देश भर में, अपने राज्य में 38% मानते हैं कि सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री है ये। अब चलते हैं ओपिनियन पोल के अगले सवाल की तरफ। जब सवाल हमने लोगों से ये पूछा कि क्या आम आदमी पार्टी को, और ये शायद कान हाथ लगाकर आम आदमी पार्टी वाले इस सवाल के जवाब को सुनेंगे, क्या 2019 लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए आम आदमी पार्टी को? इस सवाल पर 47% कहते हैं हाँ, जबकि 35% कहते हैं नहीं। तो ये है वो आंकड़े जो उनके अगले चुनावी प्रोस्पेक्ट पर एक तरह से नजर डालते हैं और बताते हैं कि
लगभग 50% यानी 47% के आसपास लोग ये मानते हैं कि हाँ, आम आदमी पार्टी को अगले लोकसभा चुनाव में एक पार्टी के रूप में देश भर में लड़ना चाहिए। पिछली बार बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। हालांकि सबसे ईमानदार नेता कौन, ये सवाल पूछे जाने पर सबसे आगे है नरेंद्र मोदी 31% वोट्स के साथ इस ओपिनियन पोल में। 18% के साथ दूसरे स्थान पर है अरविंद केजरीवाल। 5% के साथ लालकृष्ण आडवाणी है तीसरे पोजीशन पर, सबसे ईमानदार नेता। जो अगला सवाल हमारे इस ओपिनियन पोल का है वो है बेहतर पीएम कौन। नरेंद्र मोदी कहने वाले 36% हैं। हालांकि अगर आप पिछली बार के इंडिया टुडे सर्वे को देखेंगे और उनके प्रधानमंत्री बनने के कुछ दिनों बाद जब हमने वो किया था, तब उनकी लोकप्रियता जबरदस्त ऊपर भागी थी। यानी उनके कुछ महीनों तक लोगों को बड़ा दिलचस्प लगता था उनका बोलने का तरीका और बहुत विश्वास था। वहां से ये 36% जरा नीचे आया है। इधर 15% पर अरविंद केजरीवाल, 7% पर जयललिता। राहुल गांधी 7%, 5% सोनिया गांधी, 3% प्रियंका गांधी। अब कांग्रेस तो यहीं सिमट जाती है इन तीनों के साथ। अगला मुलायम सिंह यादव 3%, नीतीश कुमार टाई है तीनों का ही एक तरह से। मायावती भी 3 और नीतीश कुमार भी 3 और मुलायम सिंह यादव भी 3% वोट। तो ये बेहतर प्रधानमंत्री कौन देश का साबित हो सकता है वो हमने आपको सुना। अब अगले पर रुक करते हैं। सबसे बड़ा रोल मॉडल इस देश का कौन है। 14% के साथ शाहरुख खान पीट देते हैं नरेंद्र मोदी को भी। शाहरुख खान नरेंद्र मोदी को भी पीछे छोड़ देते हैं। 13% है सिर्फ नरेंद्र मोदी के पास, तो 14% शाहरुख खान के पास। 11% है एपीजे अब्दुल कलाम। अरविंद केजरीवाल बहुत नीचे 9%, और उसके नीचे फिर अमिताभ बच्चन आपने देखा 5 के साथ महेंद्र सिंह धोनी, और ये बिल्कुल ही नीचे 3% के साथ मुकेश अंबानी। ये भी दिलचस्प है, रोल मॉडल मुकेश अंबानी। ठीक है, कॉर्पोरेट जगत से जो चेहरे हैं उन सबको डालते हुए ये। लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर का भी टाई है नरेंद्र मोदी के साथ 13% पर, और ये है 11, 9, 8 पर। एक तरफ एपीजे अब्दुल कलाम और उसके बाद अरविंद केजरीवाल और फिर अमिताभ बच्चन। उसके बाद भी आपने देखा 3 चेहरे और उसके बाद ये। तो कुल मिलाकर ये अब तस्वीर है। अब जरा पहुंच जाते हैं उस सवाल पर जिस सवाल के साथ अगर आप जाते हैं आगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा चुनाव की तरफ। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी, सौरभ जी से भी पहले मैं आपकी प्रतिक्रिया इस पर चाहती हूँ। 47% कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को अगला लोकसभा चुनाव लड़ना चाहिए, जबकि आपके अमित शाह जी कह रहे हैं शहनशाह स्टाइल में कि अभी तो 10-20 साल हमारे हैं। नहीं, देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा। एक तो जो आम आदमी पार्टी के बारे में आपका प्रेक्षण है, थोड़ा सा यहां पर आम आदमी पार्टी को एडवांटेज है कि इतना प्रचंड बहुमत प्राप्त करने के बाद जो हनीमून पीरियड का पीक होता है उस समय में यह लिया गया सर्वे है। और अन्य विषयों पर भी अगर कुल मिला के देखा जाए, दोनों पार्टियों में भी 100 दिन भी वो सीएम नहीं रहे। आप खुद कहते हैं कि पीएम बनने के बाद कुछ समय तक तो मोदी जी का कितना ज्वार था, तो मैं नहीं समझता कि जो लोग 10-10, 12-12 साल या 4-4, 5-5 साल रह चुके हैं उनकी तुलना 1-1.5 महीने के हनीमून पीरियड के शिखर पर बैठे हुए व्यक्ति की लोकप्रियता के साथ की जा सकती है। इसलिए मैं इसको बहुत उपयुक्त, तुलना को बहुत उपयुक्त मानता हूं। हाँ, जो अमित शाह जी ने कहा उसको थोड़ा सा गलत ढंग से इंटरप्रेट किया जा रहा है। मैं बता रहा हूं, अमित शाह जी ने यह कहा था कि हम 9.25 करोड़ सदस्य बना चुके हैं, 10 करोड़ का हमारा लक्ष्य है, इसके बाद हमारा सघन जनसंपर्क अभियान होगा। सरकार इतने शानदार काम कर रही है, 17.5 करोड़ हमें वोट मिले थे। यदि हम अपने कार्यकर्ताओं को यानी समर्थकों को और सरकार के काम को जोड़ लें तो हमारे मतों का प्रतिशत और बढ़ सकता है, और उसमें से यह स्थिति बन सकती है कि 10 से 20 साल तक हम शासन कर सकते हैं। ये उन्होंने शब्दशाह कहा था। इसको कोई तुगलकी अंदाज में कहा गया वाक्य नहीं कहना चाहिए जिस ढंग से उसका इंटरप्रिटेशन हो रहा है। एक सवाल है सर आपसे, एक सवाल है, आपको रोक रही हूँ, ठीक है, उसको जरा दरकिनार कर देते हैं। ये ओपिनियन पोल की टाइमिंग पर जो आपका फिक्सेशन है इसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ। वो तो हमेशा होगा, कभी आपके विवाद रहेंगे, कभी उनके विवाद रहेंगे, तमाम परेशानियां रहेगी। जो बड़ी तस्वीर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को वो ये है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के बल पर आप ऐसे जनादेश के साथ आए हैं, और जो वादा आपने किया था जिस पर लोग आपको आंक रहे थे वो है अच्छे दिन का वादा। तो अच्छे दिन की डिलीवरी, और दूसरी तरफ एक के बाद एक जो एक कट्टर रूप आ रहा है आपका सामने कुछ नेताओं की वजह से, जिसमें कभी 4 बच्चे होने चाहिए महिलाओं को कहा जाता है, कभी किसी को कहा जाता है कि उसके चमड़े के रंग की वजह से उसको कोई पद मिला हुआ है। ऐसी बातें बहुत ही खराब लाइट में, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, आपकी पार्टी को दिखा रही हैं। ये आईना है, ये टाइमिंग में उलझ कर नहीं रहेगा। ये जो परेशानी है, क्या वहां तक आपकी पार्टी पहुंच रही है? देखिए,
जो आपने कहा टाइमिंग की, मेरा सिर्फ इतना कहना था कि किसी भी व्यक्ति का सही मूल्यांकन एक लंबे दौर के बाद होता है। किसी खिलाड़ी ने लंबे समय में कितने मैच खेले तब उसका सही एवरेज निकलता है। 1, 2, 3, 4 सीरीज में तो कोई ऊपर नीचे हो सकता है, आपकी बात सही है। और जो कट्टरवादी बयानों की बात कही, मैं मानता हूं कि कुछ बयान थे सर्वथा अनुचित थे, दुर्भाग्यपूर्ण थे, लोगों ने उसका खंडन कर दिया, पार्टी ने भी उसको दरकिनार कर दिया, प्रधानमंत्री ने सदन के पटल पर भी कह दिया। फिर भी इतने दोषी हम लोग हैं यदि, तो बाकियों ने जो बोला, मैं उस डिबेट को दोबारा नहीं शुरू करना नहीं, चाहता, वो होना भी नहीं चाहिए। मगर टाइम कभी वेस्ट होता है अपने गिरेबान में भी झांक के देखिएगा कि इस देश में, मैं एक बात कह रहा हूं, इसको अन्यथा न लिया जाए कि अगर 4 बच्चों की बात कह दी और उसकी आलोचना करने के बाद भी गलत, जिसमें यह भी कहा था एक संतों को दे दीजिए और एक आर्मी को दे दीजिए, फिर भी वो घनघोर सांप्रदायिकता है। और 4 पत्नी की बात करना इस देश में सांप्रदायिकता नहीं है। इसलिए ये भी दोहरे पैमाने जरा हमें भी आत्मावलोकन करने की बात कहनी चाहिए। एक मैटर ऑफ राइट है और दूसरा सांप्रदायिकता है। बुरा और गलत सिद्ध करने के बाद, पार्टी द्वारा डिनाउंस करने के बाद भी, इसी दोहरी राजनीति ने पिछले 20-25 वर्षों में बहुत सारे इंबैलेंसेस क्रिएट किए हैं और धीरे धीरे देश की जनता और व्यवस्था ने उसके क्रमशः उत्तर दिए हैं। मुझे लगता है कि आपके सर्वे में मैं एक बात जोड़ूं, आप शायद उनसे साथी से कहिए, वो कल आपके सर्वे में भी आया है कि सांप्रदायिक कारणों से कितनी सीटें कम हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल, आपका सर्वे कह रहा है, जो देश भर का मिजाज कह रहा है। इसलिए आप ये जो कह रहे हैं कि सुधांशु जी, एक कार्रवाई यदि एक किसी आदित्यनाथ किसी उन पर कर दी जाती तो कम से कम उदाहरण गृह मंत्री और प्रधानमंत्री दोनों की इज्जत बनती देश में। लेकिन आप खाली ये कहते हैं कि उन्होंने खेद व्यक्त कर दिया, आप गाली गला काट दीजिए, उसके बाद कह दिए खेद व्यक्त कर दिया, गला कट गया, हम तो हाथ उंगली काटना चाह रहे थे, नाखून काटना चाह रहे थे, आप गर्दन काट करके यदि कहेंगे नाखून काट रहे थे। आप एक आदमी पर कार्रवाई करके दिखाते, 2 दिन के लिए सस्पेंड कर देते, फिर उससे माफी मंगवा करके संसद में बुला लेते। नाखून काटकर शहीद नहीं बन सकते आप। त्रिवेदी जी, मैं विनम्रता से कहूंगा कि राजनीति जो होती है, राजनेताओं को 2 पर्चे इम्तिहान में आते हैं, एक अर्थशास्त्र का होता है, एक समाजशास्त्र का होता है। अर्थशास्त्र में नो डाउट, कल इस पर डिस्कशन हो रहा था, आप अभी भी संतोषजनक नंबर आप पाए हुए हैं, हालांकि गिरावट हुई है, लेकिन जितना आपने आर्थिक मोर्चे पर नंबर पाया है, सामाजिक मोर्चे पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है और वो कुल मिलाकर के आपके अगेंस्ट जा रही है। सवाल इस बात का नहीं है कि किसी को आपने कहा या नहीं कहा, जो आप खुद इस बात को महसूस कर लीजिए कि जिस दिन से आप सत्ता में आए हैं वही लोग हैं, सत्ता से पहले भी वे लोग यहाँ पे थे, बीजेपी की सत्ता में आने से पहले भी थे, तब उनकी क्या भाषा थी और आज क्या भाषा है। कहीं ना कहीं सामाजिक मोर्चे पर आप एक तरह से आप पराजित हो रहे हैं और अगर इसे नहीं रोका गया तो मैं आज फिर कहता हूं, दिक्कत होगी। विकास का सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना भाईचारे का सवाल है। अगर भाईचारे को बिगाड़ करके कोई प्रगति का कोई मतलब नहीं होता है, ये इस बात को महसूस कर लीजिए। अब सुधांशु जी आप जवाब दीजिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले मैं जाती हूँ जल्दी से सौरभ जी और पुनिया साहब से एक बार बातचीत कर ले। सौरभ जी जरा जवाब दीजिए उस सवाल का जो हमने ब्रेक से पहले पूछा था। नहीं, आप इसको बीजेपी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस आप मत कीजिए। एक सेकंड, आप तो कहते थे पारदर्शिता लाएंगे, आप तो कह रहे थे सर पारदर्शिता लाएंगे, फिर कहाँ अटक कर रह गए हैं? आप तो जन लोकपाल के गाने गाते थे, फिर गाने लगे 5 साल केजरीवाल, ये क्या हो गया? जी नहीं, बिल्कुल मैं आपको जन लोकपाल पे, आपको आपके चैनल पे वादा कर रहा हूँ कि जन लोकपाल कानून दिल्ली के लिए जैसा पहले बना था वैसा हम दोबारा लाने वाले हैं। मगर क्योंकि आपके चैनल पे बीजेपी के भी बड़े नेता बैठे हैं, आपके माध्यम से मैं उनसे वादा लेना चाहूँगा कि हम वही कानून दोबारा लाने वाले हैं। वो ये वादा ज़रूर करें कि उनकी केंद्र सरकार उसको पास कर देगी और मतलब फिर बॉल उनके कोर्ट में डालिए। सरकार की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर। अभी तो आपको भिड़ने से फुर्सत नहीं है, आपको चाहिए, आपको एमसीडी चाहिए, आपको डीआरसी चाहिए। हम अपनी तरफ से बिल्कुल पास कर देंगे। और एक छोटी सी चीज और ये है कि अरविंद केजरीवाल के बारे में जो सवाल पूछा था उसमें जवाब जो थे, मुझे लगता है कि उसके अंदर सारे ऑप्शंस नेगेटिव ही थे, कोई भी पॉजिटिव ऑप्शन उसके अंदर नहीं था। जी। तो उस सवाल के जवाब में मुझे लगता है कि किसी के पास यह ऑप्शन नहीं था कि कुछ पॉजिटिव बात भी वो कह पाए। 4-5 जो विकल्प थे वो नेगेटिव थे। ठीक है, एक ब्रेक के लिए मुझे मजबूरन रुकना पड़ रहा है। पुनिया साहब जल्दी से एक आपसे इस पर जवाब चाहते हैं। जो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी तीनों की लोकप्रियता पर पीएम को लेकर बेहतर कौन बनेगा, 3 पर अटके हुए थे।
क्या सवाल पूछा, मैं समझ नहीं पाया। सर, जब बेहतर प्रधानमंत्री कौन पर हमने ये सवाल सर्वे किया तो उसमें जब तीनों के नाम आए, उसमें सोनिया गांधी 5% पर हैं, राहुल गांधी पर सब यही सिंगल डिजिट और वो भी 5 के आसपास। देखिए, अभी कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री बनाने का कोई अवसर नहीं है। ये उन्होंने अब बाकी लोगों की बात किया, आपने नरेंद्र मोदी जी ने के बारे में कहा, बाकी कहा, तो मैं समझता हूं अब जब जनता के बीच में जाएंगे, आपने बहुत थोड़ा सा सैंपल रखा है, जनता के बीच में नीचे जाएंगे, आप किसानों से पूछेंगे, गरीबों से पूछेंगे, जो नीचे स्तर के लोग हैं उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि सबसे ज्यादा पॉपुलर, सबसे ज्यादा किसको चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में, तो अवश्य सोनिया जी, राहुल जी का नाम अवश्य ऊपर, सबसे ऊपर आएगा। ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। कोई इस गलत फहमी में ना रहे। भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे, कौन से वादे पूरे किए, किसानों से संबंधित हो या काले धन के बारे में हो, या हमें बड़ा अच्छा लगा जब प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में पहली बार गए तो सीढ़ी पर मत्था टेक के, नहीं, मैं ये बता रहा था कि जब लगा कि पार्लियामेंट के प्रति मर्यादित उनका आचरण रहेगा, व्यवहार रहेगा, लेकिन अंदर जाने के बाद जिस तरह से पार्लियामेंट का अवमूल्यन किया है, पार्लियामेंट पर हमला किया है, जब बात में अगर राज्यसभा में आपका बहुमत नहीं है तो उसको स्वीकार करिए, आप विपक्ष के साथ मिल बैठ के जो मुद्दे हैं उनको आगे बढ़ाइए, तब सब कुछ संभव होता है। लेकिन उन्होंने धमकी देना शुरू किया कि हम ज्वाइंट सेशन बुला लेंगे, और अभी जो पार्लियामेंट का सत्र खत्म हुआ है उसके दूसरे दिन 8 अध्यादेश जारी कर दिए जाते हैं, तो ये क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के ऊपर सीधा हमला है। तो लोग देखते हैं अब पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं नरेंद्र मोदी, पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं अरविंद केजरीवाल। अच्छा, दोनों हो गए, ठीक है, जल्दी से सुधांशु। देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें कहूंगा जो पुनिया साहब ने कहा। राज्यसभा में कौन किसको धमका रहा है और विधेयकों को रोकने के लिए, बिल्स को रोकने के लिए क्या कर रहा है, देश की जनता देख रही है। दूसरी बात, अभी ब्रेक से पहले जो कही जा रही थी कि सामाजिक विषयों को लेकर भाजपा को हानि हो रही, तो मैं पूरी विनम्रता से एक बात कहूंगा। आपको याद होगा कि नरसिम्हा राव के समय के धर्मस्थल विधेयक से लेके अभी के धर्मांतरण विधेयक तक क्यों नहीं आप में से कोई संसद में इन विषयों पर बहस करने को तैयार होता है? योगी आदित्यनाथ ने बोला, वो संसद के सदस्य हैं, लाइए, अब क्या बात कर रहे हैं? जाइए कोर्ट अरे उसमें संविधान में लिखा है तैयार नहीं होते। धर्मस्थल विधेयक में बहस संविधान में लिखा है, धर्मांतरण संविधान तैयार नहीं होते। यही बात है, संविधान से ऊपर कानून बनाना चाहते हैं क्या? धर्मांतरण के लिए क्यों भागने का प्रयास करते हैं? क्यों चीज कर? संविधान में लिखा है, योगी आदित्यनाथ का विशेषाधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता रहेगी और धार्मिक स्वतंत्रता करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के।